नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान 11th बायोलॉजी का लेसन 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत है वर्गीकरण की आवश्यकता। तो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण इसलिए बनाया ताकि हम प्रत्येक जीव को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से जो नाम दिए गए हैं उनको एक रूप में, जीव तो एक ही समान पाया जाएगा, अलग अलग संघों में उनके लिए रख दिया जाए, अलग अलग क्लासेस में उनको विभाजित कर दिया जाए ताकि उनको पहचानने में परेशानी ना हो। विश्व के सभी देशों में उन जीवों को आसानी से पहचाना जा सके, अलग अलग संघ के आधार पर, अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्लास के आधार पर उनको पहचाना जा सके, उनके बारे में अध्ययन किया जा सके, उनके बारे में जानकारी ली जा सके। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो चार पैर वालों को अलग, पक्षी को अलग, जल में रहने वाले जीवों को अलग, इस प्रकार से मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार सभी के लिए अलग अलग प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। तो वर्गीकरण एक अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया। नामकरण नोमेनक्लेचर क्या है, नामकरण क्यों किया गया है? तो नामकरण इसलिए किया गया ताकि प्रत्येक जीव को एक अलग से पहचाना जा सके, उनकी एक अलग पहचान हो, तो इसलिए नामकरण किया गया है। तो नामकरण दो प्रकार से किया गया है, साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। तो साधारण नाम या देसी नाम कॉमन और वर्चुअल नेम, वर्बिकल नेम कहलाता है, जो कि उस देश, उस स्थान, उस जगह के आधार पर सामान्य नाम दिए जाते हैं किसी जीव जंतु या पशु या पक्षी के लिए। तो वो साधारण नाम के आधार पर पहचाने जाते हैं। जैसे भारत में गौरैया है तो किसी देश में अलग नाम से उसको, घरेलू चिड़िया को अलग नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम एक साइंटिफिक नेम कहलाता है जो पूरे विश्व में एक ही नाम के आधार पर जाना जाएगा। तो अध्ययन की सुविधा के लिए स्थानीय नाम भले अलग अलग हो सकते हैं, पर वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूरे विश्व में एक समान ही होगा, ये वैज्ञानिकों ने तय किया है और इसका एक नामकरण पद्धति बनाई गई है। अब नामकरण पद्धति के अनुसार देखें, बहुपद नामकरण पद्धति और द्विपद नामकरण पद्धति बनाई। बहुपद नामकरण पद्धति में बहुत सारे नाम के पद होते हैं, नाम काफी बड़ा होता है, तो इसके लिए बहुपद नामकरण पद्धति के अंतर्गत रखा गया। तो बहुपद नामकरण पद्धति में 3 से अधिक या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं नाम के। तो जैसे कैरियोफिल्लम बहुपद पद्धति में, उदाहरण के लिए कैरियोफिल्लम नामक पादप का नाम कैरियोफिल्लम सेक्टिलिसियस, फोलिस ग्रेमियोनस, अम्बेलिटिकस, कोरिम्बिस, इस प्रकार से बहुत बड़ा नाम पड़ता है और उच्चारण में इनका कठिन होता है और नाम याद रखने में भी कठिनाई होगी। बहुत सारे पद याद नहीं रखे जा सकते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर वैज्ञानिकों ने एक मत या सुझाव रखा जो कि द्विपद नामकरण पद्धति था कि किसी भी जीव, जंतु या पौधे का नाम केवल 2 पदों में ही रखा जाए, तो उसको याद रखने में आसानी होगी, बोलने में आसानी होगी, उच्चारण सरल होगा, कठिनाई नहीं होगी, भूलेंगे नहीं। तो द्विपद नामकरण पद्धति का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। तो लिनियस ने इसमें 2 पद बनाए। तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले अपना नाम, जैसे इनका नाम कार्लमान लिने था, तो इन्होंने अपना नाम 2 पद में कर लिया था, कैरोलस एक और दूसरा लिनियस, कैरोलस लिनियस नाम इनका चलने लगा। तो इसमें इन्होंने 2 पद जो बनाए हैं 1963 में गेस्पार्ड वाहिन ने अपनी पुस्तक पाइनेक्स में इसका वर्णन प्रस्तुत किया। कैरोलस लिनियस ने अपने प्रयोग अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में भी लिखे हैं। तो प्रत्येक जीव का नाम 2 भागों में विभक्त किया जाएगा। इसका प्रथम भाग प्रजाति या वंश का होगा, दूसरा नाम इसका जाति का होगा। तो वंश और जाति 2 भागों से मिलकर ये बनेगा। नेक्स्ट किया गया नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है, किसे हम नामकरण कहेंगे। सॉरी, इसी में थोड़ा और समझते हैं। द्विपद नामकरण पद्धति का वंश और जाति तो बता दिया, पहला वंश और दूसरा भाग बनेगा इसका जाति का। जैसे इसमें भारतीय पक्षी गौरैया का नाम, यदि हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार बोलें, गौरैया का नाम, गौरैया नाम एक सामान्य नाम कहलाता, सारा नाम। वैज्ञानिक नाम में इसका नाम डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस कहलाता है। प्रजाति नाम लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के होंगे और पहला अक्षर इनका बड़ा होगा, कैपिटल होगा, और सभी तिरछी भाषा में लिखे जाएंगे वर्ड, जितने भी वर्ड हैं वो सब तिरछी भाषा में लिखे जाएंगे।
और छोटे अक्षर होंगे बाकी के। तो ये द्विपद नामकरण पद्धति के कुछ साधारण से दो तीन नियम थे, इनको मैंने बताया आपके लिए। इसके बाद एक पद्धति और लागू हुई जो त्रिपद नामकरण पद्धति थी, उसमें 3 पद थे, थोड़ा और बड़ा हो गया इससे। त्रिपद नामकरण पद्धति में इसमें जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, सेपियंस तो होमो 1, सेपियंस 2 और सेपियंस फिर से तीसरा। तो जाति इसमें वंश पहला, दूसरा जाति और तीसरा उपजाति नाम आता है। तो होमो वंश, सेपियंस जाति और तीसरा सेपियंस उपजाति। तो त्रिपद नामकरण पद्धति के अनुसार जाति, वंश और उपजाति भी जुड़ा गया। लेकिन इसके जैसे कि देखा जाए गुड़हल या जायसवान का वैज्ञानिक नाम देखा जाए त्रिपद नामकरण पद्धति के अनुसार, तो गुड़हल का वैज्ञानिक नाम होगा हेबेसिकस रोजा साइनेंसिस, त्रिपद नामकरण पद्धति के अनुसार होगा। लेकिन बाद में द्विपद नामकरण पद्धति ही सर्वमान्य रही, क्योंकि त्रिपद नामकरण पद्धति में भी नाम बड़े हुए। चलिए आगे चलते हैं। नामकरण पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इसके अंतर्गत वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनॉमिकल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN तथा जंतु नामकरण पद्धति अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN द्वारा निर्धारण किया गया है। जीवाणुओं एवं विषाणुओं के नामकरण करने के लिए जीवाणु नामकरण पद की अंतर्राष्ट्रीय संहिता तथा विषाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता की भी स्थापना की गई। नामकरण, जीवों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश, कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से जीवों का नामकरण किया जाए। तो प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम, प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। जाति एवं प्रजाति 2 शब्दों का बना होता है। उपजाति या किस्म को प्रदर्शित करने वाला एक तीसरा पद भी होता है, जो उपजाति या किस्म या वैरायटी को प्रदर्शित करता है। कोई भी वैज्ञानिक नाम ग्रीक या लैटिन भाषा से निकले 2 शब्दों से मिलकर ही बना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद प्रजाति नाम जाति नाम से पहले लिखा जाता है। जाति नाम के पश्चात उस लेखक का नाम भी शॉर्ट में लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लिन का अर्थ होता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस तो वैज्ञानिक नाम हो गया पौधे का, सरसों के पौधे का, लेकिन लिन मीन्स लेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए LIN लिन भी शॉर्ट या संक्षिप्त में लिखा जाता है। प्रजाति वंश के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा जाति नाम छोटे अक्षर से प्रारंभ होंगे। वैज्ञानिक नाम विवादास्पद नहीं होना चाहिए तथा इसका प्रयोग समान रूप से संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल एक ही स्थान पर वैज्ञानिक नाम चल रहे दूसरे स्थान पर चले हैं। भले ही लोकल नाम, सामान्य नाम अपने अपने क्षेत्रों में चलते रहे, पर वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान ही होना चाहिए। जैसे गोरैया का वैज्ञानिक नाम पैसा डोमेस्टिकस है, तो वो भारत में भी रहेगा, इंग्लैंड में भी रहेगा, अमेरिका में भी रहेगा, पूरे विश्व में पैसा डोमेस्टिकस नाम चलेगा, तो लोग पहचान जाएंगे गोरैया के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है इसमें, वैज्ञानिक नाम संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उच्चारण सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ नाम थे। पौधों में वंश एवं जाति के नाम के साथ समान मान्य नहीं माने जाते हैं, लेकिन जंतुओं में ऐसे नाम समान माने जाते हैं। जैसे कोबरा का 2 नाम एक समान होंगे। जैसे नाजा तो वैज्ञानिक नाम कोबरा का नाजा 2 कहलाएगा। जैसे चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस, दोनों नाम एक समान माने जाएंगे, लेकिन पौधों में इस प्रकार के दोनों ही नाम एक समान नहीं माने जाएंगे। फिर प्रजाति नाम, जो नामकरण पद्धति है वैज्ञानिक, 3 वर्ड से अक्षरों से छोटे नहीं होना चाहिए और 12 अक्षरों शब्दों से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, ये भी निर्देशित किया गया है। तो ज्यादा 3 वर्ड से छोटा नहीं, 12 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रजाति या जाति की संकल्पना नेक्स्ट दिया गया। प्रजाति या जाति की संकल्पना या वर्ग की पद क्या कहलाती है, किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर प्रजाति जाति की संकल्पना के अनुसार वर्ग की पद यहाँ पर दिए गए हैं किसी भी जीव जाति के बारे में। तो वर्गीकरण को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा जाति स्पीशीज। जाति स्पीशीज किसे कहते हैं?
तो यह वर्गीकरण की सबसे प्रारंभिक सबसे छोटी शाखा कहलाती है जाति स्पीशीज। तो जाति स्पीशीज ये मूलभूत इकाई है। एक ही जनक से जन्मे जीव एक समान होते हैं, इसलिए एक समान जीवों को एक ही जाति एक ही स्पीशीज का कहा जाता है। दूसरा दिया गया है वंश जीनस। अब वंश जीनस क्या कहलाएगा? वंश जीनस कई जातियों के जीव जब आवश्यक लक्षणों में एक समान रूप से मिलते हैं, कई जातियां मिलकर वंश या जीनस का निर्माण करती हैं। कई जातियों के लक्षण एक समान जब मिलते हैं तो ऐसे जीवों से एक वंश का निर्माण होता है। जब कई वंश मिलते हैं, कई वंशों के मिलने के कारण एक कुल का निर्माण होता है या कई वंशों के लक्षण एक समान दिखाई देते हैं, तो उससे एक कुल या फैमिली के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही गण ऑर्डर दिया गया है। तो गण ऑर्डर अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर जब कई कुल एक समान लक्षण वाले मिलते हैं, एक समान लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनके लिए एक गण मान लिया जाता है, ऑर्डर मान लिया जाता है। और जब कई गण या ऑर्डर एक समान लक्षण वाले मिलते हैं तो उन जीवों के लक्षणों को एक समानता में देखते हुए उनको एक वर्ग या क्लास में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही जब कई वर्ग मिलते हैं, कई वर्गों के एक समान लक्षण मिलते हैं देखने को, तो उन सबको मिलाकर एक प्रकार का संघ या प्रभाग या कायम मान लिया जाता है। और जब कई संघ मिलते हैं, एक समान कई संघ के लक्षण मिलते हैं, तो उनको एक जगत या किंगडम मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के लिए हम फिर जुड़ेंगे। सभी के लिए नमस्कार।